हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एवी स्टडी पॉइंट पर। मैंने अभी मॉक दिया था प्रीवियस ईयर का। अपने ये क्या करेंगे, सोमवार शुक्रवार तक अपने मॉक दिया करेंगे प्रीवियस ईयर, और शनिवार और रविवार में लाइव मॉक दिया करेंगे। तो अपने जो है अभी रिकॉर्ड तो मैंने किया था, लेकिन उसमें ऑडियो नहीं आ पाई है। तो दोबारा से मैं अब एनालाइसिस करके दिखा दे रहा हूँ तुमको। पहले देख लेते हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको देख लेंगे। जैसे शायद जो 50% से नीचे वाले हैं, जो 50% नीचे नहीं हुए बच्चों से, तो वो देख ले रहे हैं क्वेश्चन कौन कौन से नहीं हुए हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है। तो ये कह रहा कोई भी कार्ड, एक सेकेंड, ये कह रहा है रीडिंग में कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, सभी कार्ड लिफाफे हैं। पार्सल नहीं है और सभी कार्ड जो हैं वो क्या है, लिफाफे हैं। लिफाफे, और कुछ लिफाफे बैग हैं। कुछ लिफाफे बैग हैं। कुछ लिफाफे बैग हैं। ये जो है दिया है। अब क्या पूछ रहा है, सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते। सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते हैं। हाँ सही बात है, जब जो है कार्ड, ये कार्ड है, कार्ड कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है तो सभी लिफाफे कैसे हो जाएंगे, क्योंकि सभी कार्ड जो है लिफाफे हैं। तो ये जब ये बराबर ये नहीं है तो ये बराबर ये कैसे हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो पहला तो अनुसरण नहीं कर रहा है, तो पहला अनुसरण नहीं कर रहा है तो ये वाला गलत हो जाएगा। इन तीनों ऑप्शन में देखना पड़ेगा। कोई भी कार्ड बैग नहीं है, कोई भी कार्ड बैग नहीं है। अब कोई भी कार्ड बैग नहीं है, इनमें कोई संबंध तो इन्होंने दिखाया नहीं है। ये कार्ड और बैग में, कार्ड और बैग में कोई संबंध नहीं है, तो ये बात भी ठीक है। ये वाली बात ठीक है, ये वाली गलत है। कम से कम नहीं, ये दोनों बात ठीक है। पहला अनुसरण कर रहा है और ये वाला भी अनुसरण कर रहा है। यही तो बताया मैंने कि ये कार्ड जो है, कोई कार्ड पार्सल नहीं है तो सभी लिफाफे कैसे पार्सल हो जाएंगे, फिर कुछ भी तो नहीं होंगे। तो पहला जब या तो ये होगा या फिर ये होगा, और तो दूसरा वाला ख़त्म ही हो गया, तो दूसरा हम चेक ही नहीं करेंगे। तो पहला और तीसरा चेक करेंगे। तो पहला चेक कर लिया, तीसरा कम से कम कुछ बैग पोस्ट कार्ड हैं। कम से कम कुछ बैग पोस्ट कार्ड हैं। पोस्ट कार्ड हैं। तो इन दोनों में भी कोई संबंध तो दिया नहीं, कार्ड और बैग में कोई संबंध नहीं दिया, तो हमने क्या लगाया था। तो जब इसमें कोई संबंध नहीं है तो ये वाला भी गलत हो गया, तीसरा वाला भी। तो हमारा सिर्फ केवल पहला वाला रह गया कि सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ लिफाफे हमेशा पार्सल होने से रह जाएंगे। तो केवल एक अनुसरण करता है। आई बात समझ में। इसके बाद अपन देखते हैं, जितने 50% नीचे वाले होंगे या 50% के आसपास वाले होंगे तो उनको कर लेंगे अपने। ये 52% पे है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक, इसमें क्या कर रहा है, पहले इधर है, उसके बाद में इधर पहुंच गया, ये वाला इधर पहुंच गया है। उसके बाद कहाँ पहुंचा है, नीचे। नीचे आ गया, फिर इधर गया है, और फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो लगभग सभी में ऊपर है, तीन वाले में ऊपर है। अब देखो बीच में कौन सा आ रहा है, तो बीच में यहाँ से बीच में आया, फिर यहाँ से बीच में आया, फिर यहाँ से बीच में आया, तब के बाद गोल बीच में आएगा। तो गोल बीच में आएगा तो ये वाला हो गया, क्योंकि इन तीनों में से देखना था हमें। ये वाला हमने इस वाले से हटा दिया था। जब ये वाला तीर वाला चेक करा हमने ऊपर वाला, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हट गया था। अब इन तीनों में चेक करा था, करना था। फिर हमने क्या देखा, बीच में कौन कौन सा आ रहा है। तो ये वाला पहले कहाँ से, ये वाला कहाँ से आया, तो ये वाला यहाँ से बीच में आया। फिर ये वाला यहाँ से बीच में आया ये जगह। फिर ये वाला जो है यहाँ आया। ये वाला बीच में आया, कोने वाला। इस बार गोले वाला जो है ये बीच में आएगा, ये वाला बीच में आएगा, तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो नहीं था 50% लायक, इजी था। 48%। हाँ ये क्वेश्चन भी ठीक है। ये वाले सिलोजिज्म वाले जो क्वेश्चन है, ये हमेशा परेशान करने वाले क्वेश्चन हैं। ये परेशान करते ही करते हैं। ये कह रहा कुछ आंसू बूंदे हैं। कुछ आंसू बूंदे हैं। ये क्या है, आंसू है, और ये क्या है, बूंदे हैं। फिर ये कह रहा कुछ बूंदे धाराएं हैं। कुछ बूंदे
धाराएं हैं, कुछ बूंदे धाराएं हो गई, और सभी धाराएं नदियां हैं, तो सभी धाराएं नदियां हैं, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये कह रहा सभी आंसू कभी नदियां नहीं हो सकते, सभी आंसू कभी नदियां नहीं हो सकते, ऐसा तो नहीं लिखा है। अभी देखो, अगर मैं इसको बूंद बना दूं और इसको आंसू बना दूं, और कुछ धाराएं बूंदे हैं, ये बूंदे हैं, ये आंसू हैं, ये आंसू हैं, और कुछ बूंदे, कुछ क्या नाम है, धाराएं बूंदे हैं, कुछ धाराएं बूंदे यहाँ कर दूं मैं। उसके बाद में इसमें कह रहा सभी धाराएं नदियां हैं, और सभी धाराएं नदियां इस तरीके से कर लूँ, इसको नदी को नदी कर दूं, तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी तो है कि हाँ हो सकता है इस वाले तरीके से। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद कुछ बूंदे नदियां हैं, कुछ बूंदे नदियां, कुछ बूंदे नदियां हैं, ये हो जाएगा क्योंकि कुछ बूंदे धाराएं हैं और सभी धाराएं जो है नदियां हैं, तो ये वाला यहाँ से यहाँ बनेगा, और जब यहाँ बनेगा तो कुछ बूंदे नदियां हो जाएंगी, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो दूसरा किस किस में है, इसमें है और इसमें है, तो या तो पहला दूसरा होगा या फिर दूसरा तीसरा होगा। अब देख रहे हैं सभी आंसुओं के धाराएं होने की संभावना है, सभी आंसुओं के धाराएं होने की संभावना है। अब हाँ, तो ठीक है, हमारा पहला वाला गलत हो गया था पहले, उसका हम दूसरा सही हो गया, तो दूसरा सही हो गया तो पहला और चौथा चेक करना है, और पहला हमारा गलत हो गया है, तो हमारा दूसरा और तीसरा वाला सही रह गया है, तो ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने तुमको बताया था सभी आंसू कभी नदियाँ नहीं हो सकते, ये वाला मैंने तुमको बताया था, अगर ये बूंदे हैं और ये आंसू हैं और ये धाराएं हो गई, ये ये धाराएं हो गई और ये नदियाँ हो गई, ये यहाँ हो जाएगा ऐसे होकर हुआ, तो ये हमारा आंसू हो गया, और ये वाला हमारा धाराएं हो गई, धारा, और ये हो गई नदी। तो इस तरीके से तो सभी आंसू नदियाँ हो सकते हैं ना भाई। ये वाले स्टेटमेंट जो हैं, इस स्टेटमेंट को तो जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। जब पहला गलत हो गया तो पहला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, और जैसे ही दूसरा सही हुआ तो दूसरा और तीसरा सही हो गए हमारे। आई बात समझ में? हम्म, 11 तक हो गए थे, उसके बाद में 46%। मुझे भी टाइम लगा इसमें। इसमें क्या था, 13 वाला देखना था। देखो पहले क्या करते हैं इस वाले में, ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, तो इसमें जैसे 335 ऑप्शन देखेंगे, 335 और 119 है, 358 और 152 है, 317 और 101 है, और 308 और 92 है। पहले हम यूनिट डिजिट देखेंगे, जैसे इसका 5 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 1 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है। अब मैं प्लस और माइनस करके देखूंगा कि हाँ किस, अगर ऐसा होता है कभी कभी कि एक ही ऑप्शन में लग जाता है और एक ऑप्शन हमारा हो जाता है, जैसे 5 और 9 है, तो अगर मैं जैसे 5 को मैं 15 मान सकता हूँ, तो 15 में से 9 घटा दूंगा, फिर 9 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ, 9 में 6 जोड़ता हूँ तो 5 आ रहा है, 2 में 6 जोड़ता हूँ तो 8 आ रहा है, एक में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो 7 आ रहा है, 8 में 2 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो 8 आ रहा है। तो ये यूनिट डिजिट हमें देखना है, या तो प्लस करके या फिर माइनस करके। जैसे मैं यहाँ से +6 कर रहा हूँ तो यहाँ से -6 करूँगा तब भी ये आएगा। कभी कभी क्या होता है इधर से +6 हो जाता है, इधर से माइनस कर वाला मान लेते हैं,
तो प्लस और माइनस वाला होगा तो यूनिट डिजिट से हमारा चेक कर लेंगे, क्योंकि पहले हम चेक करते हैं जब ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं प्लस माइनस गुणा भाग, उसके बाद अलग तरीके के हैं, मैं पूरी लिस्ट तुम्हें बना के और एक वीडियो उस पर बना के डाल दूंगा, 10-15 मिनट की वीडियो डालूंगा, उसी में हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो हम चेक कैसे करते हैं, अब यूनिट डिजिट जब वहाँ 6 6 6 6 जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई नंबर या तो इनमें से जुड़ रहा होगा या घट रहा होगा, या तो इसमें से इसमें जाने पर कोई नंबर घट रहा होगा या फिर जुड़ रहा होगा। अब 335 बड़ा है 119 से, तो इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे और इसको घटाएंगे, क्योंकि ये वाले बड़े हैं ये वाले छोटे हैं। तो हम जब घटाएंगे तो क्या क्या आ रहा है हमारा, तो 15 में से 9 गए 6, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 216 आया। अब इस वाले को घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, ये 206 आ गया, 216 आ गया। अब तीसरे को चेक करेंगे, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 0 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 216 आ गया। और 8 में से 2 गया 6 0, 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 9 गया तो 1 और 2 में 2 का 2। अब देखो जब मैं घटा रहा हूँ तो 3 में जो हमारा 216 आ गया और 1 में हमारा 206 आया है, और हमें यही देखना था कि कौन सा इनमें भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है इसमें, तो ये वाला भिन्न है, क्योंकि इसमें 206 घट रहा है और बाकी सब में 216 घट रहा है। लेकिन हमें कैसे पता लगा कि हाँ ये वाला चीज़ चल रही है, तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। यूनिट डिजिट अगर लग रहा होगा तो ये वाला मोस्टली जो है, ये वाला जो है तरीके से ये तो प्लस हो रहा है या माइनस हो गया, फिर गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है। तो यूनिट डिजिट पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस करके देखेंगे। आई बात समझ में। उसके बाद अगला देखते हैं। ये वाला हो गया 21वां, 28% लोगों ने करा है। उस बार नहीं आया था समझ में, तो इस बार समझ में आ जाएगा। देखो 21% बच्चों ने क्वेश्चन कर रखा है। 31 152 और 47 का संबंध किससे है, 168 से है, और 66 का संबंध हमें बताना है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, यूनिट डिजिट चेक करेंगे। 1 2 7 8, 1 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 2 आ रहा है, और 7 में 1 जोड़ूंगा तो हमारा 8 आ रहा है। अब मैं इसमें 6 में जो है 1 जोड़ कर देखूंगा, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है यूनिट डिजिट, 6 में 1 जोड़ूंगा तो। और ऑप्शन चेक करूंगा। अब ऑप्शन में क्या है, कभी कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा में यूनिट डिजिट सेम हो जाता है। ये कोई मैंने अपने घर से नहीं बनाया है क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर आया है और 21% बच्चों ने करा है। तो तुम सोच लो कि ये इस क्वेश्चन में कितनी दिक्कत हुई होगी बच्चों को, लेकिन तुम विद इन 10 सेकेंड तुम इसको कर सकते थे। कैसे, एक जोड़ा 6 में 1 जोड़ा 7, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है, तो मैं उसको मारूंगा और आगे निकल जाऊंगा। बात समझ में आई। और अगर यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन होते, जैसे पिछले वाले में 6 6 6 6 आ रहा था, सब में 216 216 करके आया, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 6 हमारा आ रहा था। तो हमने क्या करा, प्लस और माइनस करके देखा, उससे आंसर आ गया। और इस वाले में क्या हुआ कि एक ही ऑप्शन में 7 था, तो हमने मारा और क्या हुआ, हमारा सही हो गया। अब तुम देख लो 38 सेकंड में मैंने करा है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था उसमें भी, नहीं तो 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता। 28% बच्चों ने करा है ये। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत हुई है, देखो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक, अब ये वाला देखो, इसमें क्या हुआ है, 1 2, बड़ा कर लेता हूँ। देखो पहले छोटे छोटे चेक करेंगे, फिर बड़े बड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो गए। अब दो जो टच कर रहे होंगे, तो 18 19 20 और 21, दो दो बार टच करके देख लिए तो 21 हो गए। अब देखो 3 कहीं टच कर रहे हैं क्या, 3 कहीं टच नहीं कर रहे हैं इस वाले उसमें। तो हम ऐसे ही करते हैं, पहले एक एक वाले गिनते हैं, फिर दो दो वाले गिनते हैं, फिर तीन तीन वाले गिनते हैं। अब इसमें एक और दो ही वाले थे, तो हमारे कितने आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं। देखो दोबारा गिन के बता दे रहा हूँ, छोटे छोटे चेक करेंगे पहले एक एक वाले, जो किसी टच ना हो रहे हों, या फिर टच भी हो रहे हो तो हम छोटे वाले गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18 18 हो गई है। तो छोटे वाले खत्म हो गए। अब हमने क्या करा, जो दो मिल रहे होंगे आपस में, तो ये वाला बनेगा बड़ा करके, तो 19। एक ये बनेगा बड़ा, तो 20। और एक ये वाला बन रहा बड़ा, तो कितना हो गया 21। तो हमारे 21 आ गए थे। इजी था। तो इसी तरीके से तुम्हें पेपर में भी करना है। इससे अगला वाला और देख लेना, वो भी कम बच्चों ने करा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है देखो। जैसे देखो ये वाला है, कहाँ गया अगला वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है, पहले हम देखेंगे ए के की पुत्री है। ए के की पुत्री है। अब इसमें देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए बी का अर्थ है ए बी की बहन है। और इसका अर्थ है ए बी की पत्नी है। और इसका अर्थ है ए बी का भाई है। अब अगर मैं ए के की पुत्री बता रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, पुत्री बनने के लिए ए को के से बाद में होना चाहिए, और यहाँ ए के से पहले है, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। हम जब हमें ए और के में संबंध देखना है, तो मैं कहाँ से कहाँ तक देखूंगा, इस बराबर से और यहाँ तक देखूंगा, बस ये शुरू वाला छोड़ दूंगा। जैसे इसमें क्या रहा है, पी देखो ये वाला क्या कह रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें वाला देख लो कि अगर मैं कह रहा हूँ कि पति पत्नी है आपस में, तो उसको प्लस से दर्शाते हैं। भाई बहन है तो इस तरीके से दर्शाते हैं। आदमी है तो उसके ऊपर प्लस कर देते हैं, और अगर फीमेल है तो उसके ऊपर माइनस कर देते हैं। भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो इस तरीके से दर्शाते हैं, और जो पति पत्नी का होता है उसे प्लस करके दर्शाते हैं। और अगर हम पीढ़ी बदलते हैं आपस में ऊपर नीचे वाली, तो हम इस तरीके से दर्शाते हैं कि ऊपर वाले डंडे से, इसमें ऐसे, और प्लस से पति पत्नी, और इसमें ऊपर प्लस लगा रहा हूँ तो भाई है, और माइनस लगा रहा हूँ तो बहन है, या फिर मतलब फीमेल है। आई बात समझ में इतनी। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला ऑप्शन तो मैं तुमको बता दिया गलत है, चाहे तुम कहो तो मैं करके दिखा दूंगा तुमको अभी। देखो जैसे ये कह रहा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो ए प्लस किए तो ए क्या हो गया, माता हो गया के का। और पूछा क्या है, ए के की पुत्री है, तो यहाँ से तो यही खत्म हो गया क्वेश्चन, यही खत्म हो गया क्वेश्चन ना भाई। ए माता हो गई और इसमें ए पुत्री बननी है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया हमारा। और फिर दूसरा ऑप्शन जाएंगे, तो पी, तुम पूरा करना चाहो पूरा कर लो, लेकिन जो है जब मुझे यहाँ से यहाँ तक ही देखना है, के और ए में संबंध देखना, तो हम यहाँ से यहाँ देखेंगे, फीमेल और मेल सब क्लियर हो जाएगा उसमें। तो पी क्या है, पी बराबर ए बी का भाई है, तो पी क्या है हमारा, भाई है। और हम लंबी लाइन मतलब इस तरीके से लाइन से दर्शाते हैं, तो पी और के, तो पी भाई है के का, के भाई नहीं है पी का। तो अभी के का जेंडर मुझे पता नहीं लगा है, तो जिसका जेंडर पता लगेगा उसके ऊपर लगाएंगे, जिसका जेंडर नहीं पता लगेगा उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। उसके बाद में क्या कह रहा है, के प्लस ए, तो के प्लस ए, तो प्लस कहाँ है यहाँ, तो प्लस का अर्थ क्या है कि ए बी की माता है, तो के क्या हो गई यहाँ पे, माता हो गई। और माता हो गई तो पीढ़ी अब कहाँ जाएंगे, नीचे जा रही है। के माता है किसकी, तो इसका कोई वो होगा तो किसकी, किसकी माता है, तो ए की माता है। तो के का जेंडर मुझे पता लगा है, लेकिन मुझे ए का जेंडर पता नहीं लगा है, तो ए के ऊपर अभी मैं कोई साइन नहीं लगाऊंगा। अब उसके लिए मुझे आगे का पढ़ना पड़ेगा, तो ए बराबर डी, तो ए बराबर डी का अर्थ है ए बी का भाई है। अब ए क्या है, भाई है, और किसका भाई हो गया, डी का भाई हो गया। बात समझ में आई। क्योंकि मैं जेंडर जब जब मुझे जेंडर पता लगेगा तभी मैं उसके ऊपर जेंडर लगाऊंगा। अब यहाँ पे भी डी का मुझे जेंडर नहीं पता, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर तुम यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो तुम्हें पूरा जेंडर पता लग जाएगा। अगर तुम यहाँ से यहाँ तक गए तो तुम क्वेश्चन गलत कर दोगे, क्योंकि के और ए में संबंध आ गया, के माँ हो गई। तो इसमें पूछा भी यही था, ए के की पुत्री है, तो के का बेटा या बेटी कुछ बनेगा ये। और अगर किसी ने यहीं तक देखा होगा तो यही मार के निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या निकला, इसका जेंडर प्लस है, तो मतलब ये पुत्र है। और जबकि पूछे क्या है, पुत्री है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अगला ऑप्शन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगता है, और टाइम तुम्हें लगाना भी चाहिए।
ये क्वेश्चन तुम्हें मतलब ये समझ लो कि तुम्हें ज्वाइनिंग भी दिलवा सकता है और बाहर भी कर सकता है। के प्लस ए, तो के प्लस ए, के और ए में संबंध देखना है। तो के क्या है इसमें, के माता है किसकी, ए की, प्लस का मतलब माता है, और ए, और इसका अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब ए जो है पत्नी है और किसकी पत्नी है, पी की। अब मुझे के का भी जेंडर पता लग गया, ए का भी जेंडर पता लग गया, और इन दोनों में रिलेशन ही पता लग गया, और मुझे रिलेशन भी ए और के में पूछा था। तो यहाँ से मुझे के क्या हो गई, माता हो गई, और ए क्या है, तो ए फीमेल है, और ए फीमेल ही दे रखा है। तो हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो आपको जेंडर तभी लिखना है जब आपको पता लग जाए। अब ये नहीं कि हाँ तुम्हें जेंडर पता नहीं है और तुमने माइनस लगा दिया। जैसे हमारा दूसरे वाला ऑप्शन था, किसी ने अगर यहीं तक किया होगा तो वो इसको जल्दी जल्दी में मार के निकल गया होगा, और कितने माइनस खाली होंगे ना, 2.5 नंबर, 2 नंबर जो मिलने चाहिए थे और आधा नंबर वैसे माइनस हो गया उसका। जबकि क्वेश्चन हल्के होते हैं लेकिन थोड़ा टाइम तो इन क्वेश्चनों में लगता ही है, और आपको लगाना चाहिए टाइम। इतने हो गए। उसके बाद में जीएस में तो खैर क्या ही एनालाइज करना है, उसमें तो मेरा खुद ही डिब्बा गोल रहता है। अब ये वाला देखो, ठीक है, इसको 41% ने करा है। 41% ने करा है, इसको मैं इंग्लिश में भी कर ले रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है। अब कोई त्रिभुज अगर मैं बनाता हूँ तो उसमें एक एंगल भी होता है, ये हो गया हमारा एंगल, और ये हमारी क्या होगी, साइड, साइड एंगल और साइड। अब हमारा जो सर्वांग में इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट, तो क्या होता है, इसकी कुछ वे होती हैं। तो जैसे होता है एस ए एस, साइड एंगल और साइड। एक होता है आस, एंगल 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 और साइड। एक होता है हमारा एस एस एस, साइड साइड साइड। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे तुम्हारा देखो एस 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 है, एस ए एस है, और ए एस है। तो इसमें क्या है कि ठीक है, अब साइड एस 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 मतलब कि ये साइड और ये साइड अगर तुम्हारी बराबर है, दो दो त्रिभुजों की इसमें तुलना होती है। इस ये वाला भी त्रिभुज है, दूसरा भी त्रिभुज है, मान लिया इसके भी 3 4 5 है, उसके भी 3 4 5 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि दोनों एक समान त्रिभुज बन जाएंगे। अगर तुम इस त्रिभुज को दूसरे वाले त्रिभुज के ऊपर रखोगे तो जैसे मान लिया कि ये वाला और ये वाला भी जो है तुम्हारा इसके समान हो गया, इसकी 3 इसकी 4 इसकी 5, वैसे ट्रिपलेट बनता है उसमें समकोण त्रिभुज बनेगा, लेकिन देखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको 3 4 5 है और इसको भी 3 4 5 है। अब इन दोनों में 3 4 5 है और दोनों बराबर हैं, तो ये इसके बराबर हो गया। अब इस त्रिभुज को उठा के मैं इसके ऊपर रखूंगा तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, मतलब ना तो ये ऊपर होगा मतलब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, थोड़ी सी जगह खाली नहीं रहेगी, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। बात समझ में आई। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सीधा ये होता है कि अगर मैं दो वस्तु हैं उनके उनको एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ तो कोई भी जगह खाली ना रहे। आई बात समझ में। तो 3 4 5 तो ये क्या हो गया, साइड 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 से हमारा हो गया, साइड 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 से हो गया। अब देखो जैसे ये वाला है, ऐसे ऐसे वाला है, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड। अब इसी तरीके से होना चाहिए। बात समझ रहे हो, ये नहीं कि ये साइड और इधर मैं कहीं एंगल पेल दूं, नहीं, ये साइड फिर बीच वाला एंगल और ये वाली साइड। अगर दो त्रिभुज की ये दोनों चीज़ बराबर है, ये वाले दोनों चीज़ बराबर हैं, जैसे अगर मैं कहूँ
कि एक त्रिभुज ये वाला है और एक त्रिभुज हमारा ये वाला है, और इसमें इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, मान लिया ये 3 है, ये 4 है, और ये एंगल है 30 डिग्री का, और ये भी 30 डिग्री का एंगल है, और ये 4 है और ये 3 है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि ये दोनों आपस में सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगा? ये साइड और ये साइड और ये साइड, ये साइड बराबर है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसमें ये नहीं कि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही होगा, 3 यहाँ का यहाँ भी हो सकता है, यहाँ का 4 यहाँ भी हो सकता है, एंगल बीच में जो है लेकिन बराबर रहेगा, और एंगल बीच में ही रहेगा। ऐसे नहीं कि मैं 3 और 4 कर लूँ और इसको 3 को उठा के यहाँ कर दूँ। अगर मैं 30 को यहाँ कर दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कोई एंगल दूसरा दे दूँ, यहाँ पे 60 दे दिया, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। बात समझ में आ गई है? इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? अब एंगल, एंगल क्या होता है? जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर हों और ये वाली साइड बराबर हो। जैसे ये वाला है, अब मान लिया ये एंगल और ये साइड है, ये 5 है, ये 30 है, ये भी 30 है, ये 30 है, ये 30 है, और ये 5 है। अब मैं पूछूं, अब मैंने ऐसे दे दिया घुमा के ABCDEF, इस तरीके से पूछ लेगा कि ABCDEF के समांतर है या नहीं है, तो इस मतलब कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो ABCDEF के जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है इसमें, लेकिन ABCEFD या फिर EDF किस हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। क्या मतलब कि जहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, मान लिया मैंने यहाँ पे पूछा है कि त्रिभुज ABC, अब यहाँ पे A जो है ये, तो A यहाँ पे है, A का एंगल मुझे नहीं पता है, तो मैं B और C का एंगल पता है, B और C का, और यहाँ मैं कह दूँ DEF, तो यहाँ पे D आ जाएगा ना पहले, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो हमें कॉन्ग्रुएंट के लिए यहाँ पे भी वही वाला एंगल चाहिए। जैसे यहाँ पे E खाली है, यहाँ पे A खाली, तो यहाँ पे भी E खाली बनेगा। अब जब ये 30-30 है, तो 30-30 है, तो मैं EDF भी लिख सकता हूँ, EFD भी लिख सकता हूँ। यहीं पर अगर ये एंगल 30 होता, ये 60 होता, ये यहाँ पे ये 30 होता, ये 60 होता, फिर उस हिसाब से एंगल हमारे बनते। आई बात समझ में? तो यहाँ पे EFD भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा और EDF भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन EDEF कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये 3 मैं तुमको बता दी हैं, अब देखो तीनों में से कौन सी लग रही है, इसमें देख लेंगे। क्या कह रहा पहले? दीज हैव 2 इक्वल साइड, ये 3 है, ये 5 है, तो इसने कहा कि एक दूसरा त्रिभुज है, उसकी भी ये 3 है, ये 5 है, और क्या कह रहा है? सेम पेरीमीटर है। अब मैंने पेरीमीटर इसका कह दिया कि जो जैसे 3-5 है, 3-5 है, और मैंने कह दिया कि इसका पेरीमीटर 12 है और इसका पेरीमीटर भी 12 है। पेरीमीटर क्या होता है? इन सभी जो है भुजाओं का योग, इन सभी भुजाओं का योग जो है पेरीमीटर होता है। जब 3-5 प्लस एक्स, इसको मैंने x मान लिया, 3-5 प्लस एक्स इजिकल टू 12, यहाँ पे भी 3-5 प्लस एक्स बराबर 12, तो 8 प्लस एक्स बराबर 12, तो x बराबर 4, तो यहाँ से भी x बराबर 4 और यहाँ से भी x बराबर 4। आई बात समझ में? जब 3-5 और पेरीमीटर बराबर हैं, तो ये वाली भी तो खुद, ये तो खुद ही बराबर हो गई ना, ये वाली खुद बराबर हो गई, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 आ जाएगी इस हिसाब से। तो हमारा पहला वाला इसे हमारा जो है एस प्रॉपर्टी से हमारा जो है ये वाला पहला वाला हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 3 प्रॉपर्टी होती हैं, एस एस एस, एस ए एस, आस, ऐसे कैसे, सास, आस और एस एस एस, इस तरीके से। जैसे सास, आस, आस को सास क्या करी, चुप हो जा, इस तरीके से आप तुम कर सकते हो। उसके बाद कौन सा है? 32 देख ले रहे। क्या कह रहा है? उपस्थित दूसरी सबसे अधिक संख्या थी कौन से साल में?
अब जो टोटल ये हैं, प्रेजेंट ये हैं, टोटल ये है, प्रेजेंट ये हैं, टोटल ये हैं, प्रेजेंट ये हैं। अब ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन में, वो पेपर में। तो इसमें क्या करना, इसका इसका डिफरेंस लिखना है, इसका इसका डिफरेंस देखना है, इसका इसका डिफरेंस देखना है। जैसे 2016 में हम देखेंगे तो पी में जो है, पी का डिफरेंस टोटल प्रेजेंट, और इसने क्या कहा अनुपस्थित, जो एबसेंट एबसेंट है, तो एबसेंट कितने हैं, तो 45 में 42 प्रेजेंट और 3 एबसेंट है, तो 3 एबसेंट है। और इसमें 56 में से 45 प्रेजेंट है तो कितने एबसेंट है, तो 11 एबसेंट है। और फिर 55 में से 50 एबसेंट है तो कितने प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है तो कितने एबसेंट है, तो एबसेंट अपने 5। तो 3 3 11 और 5 कितने हो गए हमारे, 5 3 8 और 11 19, 19 बच्चे 2016 में एबसेंट हैं। इसी तरीके से हम 2017 में निकालेंगे, इसी तरीके से हम 2018 में निकालेंगे, इसी तरीके से 2019 में निकालेंगे, इसी तरीके से 2020 में निकालेंगे। प्रेजेंट टोटल में से प्रेजेंट घटा दूंगा तो एबसेंट बच्चे आ जाएंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा जो है एबसेंट जो बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा एबसेंट जो बच्चे हैं, तो सबसे अधिक नहीं पूछा इसने, सबसे अधिक दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर वाले चेक करने हैं। तो इसी तरीके से करके तुम इसको कर सकते हो, खुद से करना है, तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने परसेंट बच्चों ने करा है, बहुत कम परसेंट बच्चों ने करा है, 9% बच्चों ने करा है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में 7 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया है। पहली बात तो जो कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि अंक दिए हैं या फिर परसेंटेज दिए हैं। जैसे मेरा जब पेपर, मेरा भी एग्जाम में जब ये आया था तो मैं भी इसी चीज़ में कन्फ्यूज हो गया था और मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो हमारा जो है, इन्होंने परसेंट दिए, इन्होंने कहा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया है। अगर ये कहते हैं प्राप्त अंक दिए हैं तो ये अंक होते हैं, लेकिन प्राप्त अंकों का प्रतिशत मतलब क्या है, जैसे गणित में 150 नंबर, ये नंबर है 150 नंबर का हुआ है, तो आयुष ने 90% नंबर प्राप्त करे हैं, तो 15 नंबर 135, मतलब आयुष को 90 नंबर नहीं मिले हैं, आयुष को 135 नंबर मिले हैं। आई बात समझ में, इस तरीके से है। अब क्या कह रहा है, कोष्टक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक दर्शाती है, अधिकतम अंक दर्शाती है, तो 90% इसने प्राप्त करे हैं, तो 90 150 का 90% कितना हो जाएगा, 135, मतलब आयुष ने 135 नंबर प्राप्त करे हैं, जबकि अमन ने 150 का 100%, तो 150 नंबर प्राप्त करे हैं। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में से किसी न किसी छात्र द्वारा प्राप्त सभी उच्चतम अंकों को प्राप्त करता है, तो उस छात्र द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत क्या होगा। ये कह रहा कि कोई इनमें से नहीं, इनमें से कोई दूसरा व्यक्ति आया, और जो जैसे इसमें अमन ने जो है 100% अंक प्राप्त करे हैं, तो वो लड़का जो है इसमें 100% ले गया, और इसमें रसायन विज्ञान में अमन ने जो है 80% अंक प्राप्त करे। भाई 50 80 60 65 75 35 और 65, तो इनमें सबसे अधिक किसके हैं, तो 80% वाले के हैं, तो अमन ने यहाँ पे 80% प्राप्त करे, तो वो लड़का यहाँ पे 80% भी ले गया। ठीक है, उसके बाद में भौतिक विज्ञान में 90 80 70 80 65 50 और 85, इसमें सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त करे हैं, तो 90% आयुष ने। तो ये कह रहा सभी अलग अलग किसी न किसी छात्र द्वारा प्राप्त सभी उच्चतम अंकों को प्राप्त करता है, मतलब इसने 90% प्राप्त करे हैं, तो 90% वो इसमें ले गया, मतलब उसको टॉपर बनना है हर सब्जेक्ट में, तो इसमें 100%, इसमें 80%, इसमें 90%, तो इसके ले गया। अब इसमें देखो 95% किसके, मुस्कान के, तो वो लड़का यहाँ से 95% इसके ले गया, मुस्कान के। ठीक, और उसके बाद अगले वाले में 90%, तो सजल के ले गया 90%, और उसके बाद में 90% किसके ले गया, मुस्कान के ले गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा 90% मुस्कान के हैं इसमें। तो हर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे और परसेंटेज वाइज देखेंगे, इसमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर तुम थोड़ी सी भी धोखा खाए तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब देखो, अब पहले हम देख लें कि परसेंटेज दे रखी है ना कि नंबर दे रखे हैं, तो ये परसेंटेज है, ये नंबर है ऊपर वाले। उसके बाद सबसे उच्चतम अंक, जैसे गणित में वो लड़का प्राप्त करता है, मान लो एक्स नाम का कोई लड़का है, तो गणित में कितना अंक प्राप्त कर रहा है, तो 150 के 100% अंक, 150 के 100% अंक प्राप्त कर रहा है, प्लस उसने रसायन विज्ञान में कितने प्राप्त करे, तो 130 के, और सबसे ज़्यादा अंक किसके हैं, तो 80% है, तो 180 का 80%, 130 का 80% प्राप्त करें। भौतिक विज्ञान में 120 नंबर का है, तो 120 के कितने परसेंट अंक प्राप्त करें, तो 90% अंक प्राप्त करें।
90/100 हो गया। उसके बाद भूगोल में 100 नंबरों का वो कितना 95% प्राप्त करता है, तो 95 हो गया, 95/100। उसके बाद में इतिहास में 60 नंबर का है, तो 60 में कितने अंक प्राप्त करे उसने 90%, तो 90/100 प्लस कंप्यूटर साइंस में कितने, तो 90% कितना 40 का, 40 का 90/100 आई बात समझ में। अब इसको हम निकालेंगे तो 150 का 100% तो 150 होता है, प्लस 130 का 80% कितना होगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, 13 104 हो गया, प्लस 2 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो 92, 108, तो 108 हो गया, प्लस 95 का 100% 95 हो गया, प्लस 60 का 90%, 2 जीरो का 6 9 54 हो जाएगा, और 2 जीरो 40 का 90% कितना हो जाएगा 36। अब इनको जोड़ेंगे तो 94 और 36 90, 90 और 95 185, 104 108 212 और 150, तो 4 6 14 और 7, तो कितना हो गया 5 4 7। इतने नंबर उसने प्राप्त करे, कितना नंबर प्राप्त करे हैं, तो 547 नंबर उसको मिले हैं। अब ये हमारे नंबर आ गए हैं। अब कितने नंबर में से आए हैं, तो 150 130 280 और 120, तो 400 400 और 100 500 और 100 600, 600 में से 547 नंबर वो लड़का ले आया है, और हर विषय में उसने टॉप कर दिया है, ये मान लो। तो 6 9 54, 6 का ना 6 और 1/6, 91 सही, 1/6%, इस तरीके से आंसर आया है। ये क्वेश्चन टफ था, पेपर में जो है बहुत बच्चों से नहीं हुआ, 5% मेरे ख्याल से 5 या 6% बच्चों ने इसको करा था, मुझसे भी क्वेश्चन नहीं हुआ था। लेकिन मैंने आज जब आके देखा तो इसकी थ्योरी समझने लायक थी, जो थ्योरी में गलत कर गया तो समझ लो वो गलत कर गया। इससे अगला वाला, ये तो इजी सवाल है। अब ऐसे वाले क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तुम्हें क्या करते देखना, पहले तो देखो साइन 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 करके है और सब वैसे नंबर दे रखे हैं, पहले इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 हमारे टर्म है। जैसे साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर, तो इसमें अधिकतर क्या होता है, अगर तुम्हारे बराबर टर्म है और प्लस माइनस करके दिख रहा है तुम्हें, तो अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो जीरो मार के निकल जाओ, जीरो मार के निकल जाओ। और अगर जो है विषम मतलब अगर इवन है तो जीरो मार के निकल जाओ, प्लस माइनस है, और अगर ओड है तो उसमें 1 मार के निकल जाना। ठीक, जैसे अब होता क्या है इसमें, जैसे साइन स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 30 है। अब यहाँ देखो 90 में से साइन स्क्वायर, 90 में से अगर मैं 60 घटाऊंगा तब भी मेरा ये बनेगा, 90 में से अगर मैं 60 घटाऊंगा तब भी मेरा 30 ही बनेगा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो कोस स्क्वायर 60 आ जाएगा, कोस स्क्वायर 60 आ जाएगा। और ये वाला साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन स्क्वायर 60 और कोस स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से, तो हमारा 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। और माइनस में देखो साइन स्क्वायर 40 है और यहाँ पर साइन स्क्वायर 50 है, तो एक कोस स्क्वायर 50 बन जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 बनेगा, तो वो बन जाएगा 1, तो यहाँ पर -1 बनेगा। इसी तरीके साइन स्क्वायर 45 और कोस स्क्वायर 45 जो है हमारा कहाँ गया, साइन स्क्वायर 45 को -45 भी लिख सकते हैं, तो फिर क्या बन जाएगा, ये प्लस का निशान है, ये भी प्लस का निशान है, तो यहाँ +1 बन जाएगा। और साइन स्क्वायर 55 वाले हैं, माइनस कॉमन ले लूँगा अगर मैं इसमें और इसमें, और अगर 90 में से 35 घटाऊंगा तो 55 आएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से क्या हो जाएगा हमारा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस अंदर 1 हो गया तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो -1 से +1, -1 से +1, और हमारा आंसर आ जाएगा 0। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इजी था, बस तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर नहीं हो रहा है क्वेश्चन वहाँ पे और तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे कर लेना चाहिए, तो तुम्हें क्या करना है, इजी 0 मार्क और भाग जाओ। सेम क्वेश्चन है देखो, क्यों नंबर ना है बच्चों के, कोस स्क्वायर 29 प्लस कोस स्क्वायर 61। अब 90 में से अगर मैं 29 घटाऊंगा तो 61 बन जाएगा, या फिर 90 में से अगर मैं 61 घटाऊंगा तो 29 बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कितना बन जाएगा हमारा 1। इजी है। दोनों क्वेश्चन सेम थे बिल्कुल एकदम, ये 55% बच्चों ने करा है।
अब देखो 41% बच्चों ने ये वाला करा है, इस वाले को देख ले रहे हैं। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चों से नहीं होता। अगर देखो इस तरीके से क्वेश्चन है तो जहाँ तक हमसे सोल्व होगा वहाँ तक हम सोल्व करेंगे, उसके बाद मान रख लेंगे। तो जैसे x³ प्लस 15x² प्लस का 75x प्लस 125 बटे में x² माइनस 25 और यहाँ पे गुणा है x-5। ठीक है, x² 25 a² माइनस b² कितना बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा x+5 और x-5 और x-5 से x-5 ये वाला कट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा x+5। तो हमारा क्या आया x³ प्लस 15x² 15x प्लस 125 बटे में x+5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो अगर मैं जीरो रखता हूँ, पहले जीरो रख के देखेंगे। जीरो रखता हूँ तो 125 बटे 5 बन गया भाई, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो 125 बटे 5 तो मेरा 25 आ गया। अब यहाँ पे भी जीरो रख रहा हूँ तो 25 आ रहा है, यहाँ पे भी अगर मैं जीरो रख रहा हूँ तो यहीं 25 आ रहा है, यहीं 25 आ रहा है। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे 25 बन जा रहे हैं, तो मैं एक नहीं रखूँगा, वो जीरो नहीं रखूँगा, आपकी बार रखूँगा एक। तो एक जैसे रखूँगा तो 1 प्लस 15 गुणा 1 तो 1 प्लस 75 गुणा 1 तो 75 प्लस 125 और बटे में 1 प्लस 5 तो 6। तो 15 75 90 90 और 125 215 और 1 216, तो हमारा कितना बन गया 216 बटे में 6। 216 को काटेंगे तो 36 बन जाएगा हमारा। तो मेरा क्या आ गया 36 आ गया। अब ऑप्शन देखता हूँ कि 36 कहाँ बन रहा है। तो 25 और 1 का स्क्वायर 1, तो 25 और 1 26, तो नहीं बन रहा। यहाँ पे 1 प्लस 5 6 प्लस 25 कितना बन गया 31, ये भी नहीं बन रहा है। तो 1 माइनस का 25 तो माइनस का 24, ये भी नहीं बन रहा है। ये वाला बन जाएगा 1 प्लस 10 कितना हो 11, 11 और 25 कितना हो गया 36। तो हम क्या करेंगे पेपर में जहाँ तक हमसे सोल्व हो रहा वहाँ तक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन रखेंगे और क्लियर कर देंगे। आई बात समझ में? बस आपको घबराना नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो वृत्त का केंद्र है, ये कोई वृत्त है, उसके बाद में इसमें एक जीवा ए है और एक जीवा ए है, दो जीवा है और ये कोई क्या है, ये इसका केंद्र है, इससे लंब डाला है और एक ये कहेगा। ये वाला क्वेश्चन तुम याद भी कर सकते हो, बाकी ट्रिपलेट से भी हो जाता है और दूसरे तरीके से भी हो जाता है। इस तरीके से इसका चित्र बनेगा इस वाले क्वेश्चन का। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, दो जीवाएं हैं। अब मैं कैसे पता करूँगा कि ऊपर वाली कौन सी नीचे वाली कौन सी, तो जो जैसे हम केंद्र की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी लेंथ भी बढ़ जाती है और सबसे ज़्यादा लेंथ जीवाई कौन सी होती है, तो हमारी व्यास होती है, व्यास मतलब डायमीटर। तो सी डी जो है हमारी, देखो इनकी लाइन देख लो, ए बी जो है 10 सेंटीमीटर, सी डी 24 सेंटीमीटर, तो सी डी बड़ी है तो सी डी हो गई और ये हमारी ए बी हो गई। उसके बाद में पी क्यू 7 सेंटीमीटर, पी क्यू कहाँ है इसमें नहीं दे रखा है अभी, तो ओ पी, ओ ये केंद्र दे रखा है, पी ए बी पर लंबवत है, तो पी ये हो गया लंबवत, तो 90 डिग्री पे काट रहा है और ये क्या है क्यू, और क्यू भी 90 डिग्री पे काट रहा है। आई बात समझ में? अब पाइथागोरस से भी कर सकते हो, ट्रिपलेट से भी कर सकते हो। अब पाइथागोरस को जो है थोड़ा लंबा पड़ता है, ट्रिपलेट से जल्दी हो जाता है। जैसे इसने जो है 24 दे रखी है और ये क्या बन जाएगा, जब हम किसी जीवा पर केंद्र से लंब डालते हैं तो वो उसको बराबर हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो 24 है तो ये भी हिस्सा 12 हो जाएगा और ये वाला भी हिस्सा हमारा 12 हो जाएगा। और ये 10 है इसकी लेंथ, तो लंबवत है तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि इसमें डायमीटर कितना है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना डायमीटर होता है, तो d बराबर 2r होता है। आई बात समझ में? तो ये वाली लेंथ हमसे पूछी है। अब देखो इसने और क्या दे रखा है, तो पी क्यू दे रखा है इसने, पी क्यू कितना दे रखा है 7। अब देखो ट्रिपलेट कैसे देखते हैं, ये 12 है, ये 5 है, नहीं ये 12 है और ये 5 है। अब इस तरीके से देखोगे तो 12 5 और तीसरा ट्रिपलेट कौन सा बनता है, तो 13, 12 5 13 जो है ट्रिपलेट बनते हैं हमारे। तो अगर ये 12 है और इसको अगर मैं 5 मान लूँ और इसको अगर मैं 13 मान लूँ तो हमारा ट्रिपलेट बन गया। और ट्रिपलेट जो है 90 डिग्री पे बनता है, तो 12 5 13। इसी हिसाब से जब ये रेडियस है
और ये भी रेडियस है, तो रेडियस तो बराबर होती है, बराबर होती है, तो ये 13 तो ये भी 13, ये 13 तो ये भी 13, ये 13, ये 5, ये 7, और ये हमने हमारा 5 आया अभी रखा है हमने, तो हमारा ये वाला जब हमने ये वाला सिद्ध कर दिया, ये वाला सिद्ध कर दिया है, तो हमारा इस वाले सिद्ध करने से ये वाला भी सिद्ध होना चाहिए, तभी हमारा ट्रिपलेट जो है लगे हैं, नहीं तो नहीं लगे हैं। तो यह 13 है, 5 तो ये 12 होना चाहिए, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारी 12 हो गई, तो ट्रिपलेट से हमारा हो गया। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई यहाँ से, ट्रिपलेट से 13 आ गई। और हमें बताना डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो 2r, तो 13 दूनी 26, इस तरीके से होगा। बाकी अगर तुम्हें दूसरे तरीके से करना है तो उसमें क्या होगा, देखो उस तरीके से बताता हूँ। जो दूसरा तरीका जो बेसिक है, तो इतना तो हमारा दिया ही रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या करेंगे, ये आर है, ये आर है, और इसको मैं एक्स मान लूँगा, ओ क्यू को मैं एक्स मान लूँगा। अब मैं इस वाले त्रिभुज में देखूंगा, देखो ओ सी आर में, वो ओ सी क्यू में, ओ सी क्यू में अगर मैं देखता हूँ, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और देखो त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में, तो आर तो मेरा ए भी है, तो इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है इसमें एक्स, और ये 7, तो एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस आधार तो 5 का स्क्वायर, ये भी आर का मान है, ये भी आर का मान है, तो इसको मैं बराबर रख दूंगा। तो यहाँ से मैं क्या बराबर रख सकता हूँ, तो 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस का 7 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। अब इसको हम खोल लेंगे, तो 12 का स्क्वायर तो 144 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 49 और प्लस का 25, ये हमने खोल लिया। अब एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर बराबर के उधर, तो ये इससे कट जाएगा, तो 14x का मान मेरा कितना आ जाएगा, तो 49 और 25 कितना हो गया तुम्हारा 74, 144, तो x बराबर कितना आ गया मेरा 0, 70, तो मेरा 70 जो है x का मान मेरा 70 आ गया है। 70 कैसे आया, x का मान तो गलत आया है, एक मिनट को कहीं गलती हुई है, x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस का 7 दूनी 14x प्लस का 70 49 प्लस का 5 पंजे 25, 74 बनेगा। ये 14x का मान है ना, रुको एक मिनट देखो, 14x बराबर कितना आ गया मेरा 144 और माइनस का 74, तो 70 आ गया, और 14 पंजे 70, तो x का मान कितना आ गया मेरा 5, x का मान मेरा 5 आ गया। अब इस वाले उसमें देखो चित्र में, अब जा, ये x का मान मेरा 5 आ गया है, और 5 और 7 कितना हो गया 12, 5 और 7 कितना हो गया 12। अब यहाँ से तुम कर सकते हो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे अंडरूड 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ट्रिपलेट अगर याद नहीं है तो 144 प्लस 25 तो 169, और किसका वर्ग है, तो 13 का वर्ग है, तो आर आ जाएगा मेरा कर्ण का स्क्वायर से, तो 13 आ गया, और यहाँ से मेरा डायमीटर निकालना, तो 13 दूनी 26, तो 26 आ गया। आई बात समझ में। दो तरीके हैं, ट्रिपलेट से जल्दी हो जाता है, इससे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन दोनों आने चाहिए, हर बार ट्रिपलेट नहीं लगता है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है पेपर में। तो इसमें क्या है, देखो ये कहता है क्वेश्चन कि अगर दो गोले हैं, दो वृत्त हैं, एक ये है और एक ये, ठीक है। अब इसमें कोई रेखा गई है ये वाली, एक सेकंड,
ये कोई रेखा गई है, ये वाली कोई रेखा गई है, और ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ठीक। अब ये हमारी क्या है, सीधी उभयनिष्ठ रेखा है। उभयनिष्ठ क्या होता है, जो इसमें भी कॉमन हो इसमें भी कॉमन हो। तो ये रेखा यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। अब इसमें एक सूत्र होता है, तो इसमें क्या पूछा है कि रेखा खंड की लंबाई पूछी है, रेखा खंड एम क्यू की लंबाई पूछी है। ये स्पर्श बिंदु है एम, ये है क्यू, तो इसकी लंबाई पूछी है। तो इसकी लंबाई जो होती है वो होती है अंडररूट में डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, इन दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी जो है वो डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कि जैसे ये R1 है और ये R2 है, ये R1 है और ये R2 है, तो जोन सी बड़ी होगी R2 माइनस R1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है सीधी उभयनिष्ठ रेखा के लिए। सीधी उभयनिष्ठ रेखा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट टू द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और आता है जो किस तरीके से पूछता है, ये है, ये दो वर्ग हैं, उसके बाद में कोई टेंजेंट इस तरीके से जा रही होगी छू के, अरे यार कहीं से तो बन जा, मतलब मान लो ये छू के जा रही है, इसको यहाँ छू के जा रही है और इसको यहाँ छू के जा रही है। जैसे मान लो कि इसको यहाँ छू दिया इसने और इसको यहाँ छू दिया, और ये एक जो है हमारी वो हो गई, ये हमारी दूरी हो गई। तो इससे अगर मैं यहाँ डालूंगा तो यहाँ पे भी आर बनेगा और ये वाला भी आर बनेगा, और ये एक दूसरे के समांतर रहती हैं। तो अब ये क्या कहेगा, इसको एम दे दिया जैसे इसका नाम, और इसका क्यू दे दिया, तो उसमें पूछता है कि जो है क्रॉस वाले जो टेंजेंट है इसमें, तो इसका फॉर्मूला भी याद कर लो। इसमें एम क्यू का स्क्वायर जो होगा, एम क्यू का स्क्वायर इजिकल टू डी का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R2 प्लस R1 का स्क्वायर। इसमें क्या होगा, R2 में R1 जुड़ जाएगी, उसका स्क्वायर होगा। और इसमें क्या है, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो उसमें इस वाली में क्या है कि R2 प्लस R1 का स्क्वायर है, उसमें R2 माइनस R1 का स्क्वायर है। अब इस वाली में कौन सा पूछा है, तो इस वाली में पूछा है तुम्हारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा है, तो बस ये वाला फॉर्मूला तुमको अगर याद है तो तुम डायरेक्ट लगा दोगे। जैसे डी कितना दे रखा है, तो 37 दे रखा है, तो अंडररूट में 37 का स्क्वायर माइनस का आर, ये वाला नहीं है, ये वाली जो रेखा है, ये वाली का, जो ये वाली थी उस वाली का बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे उसमें क्या होगा, माइनस होगा, और इस वाली में क्या होगा, तो प्लस होगा। तो R2 माइनस R1, तो R2 कितनी दे रखी है, तो 22 और 10 दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 10 का 12 का है, तो 12 का स्क्वायर ये आ गया। तो 37 ए का स्क्वायर माइनस 20 का बी का स्क्वायर लगाओगे इसमें, तो 25 ए गुणा मतलब ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, तो ए माइनस बी तो 25 और ए प्लस बी कितना हो गया 49। तो अगर मैं अंडर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो 5 गुणा 7 तो कितना आ गया, 5 7 35, 35 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया इसमें। आई बात समझ में। इसमें क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए क्या है कि डी का स्क्वायर माइनस क्या नाम है R2 माइनस R1 का स्क्वायर है, और इनका क्या है अंडररूट है। और अगर ये वाली पूछेगा क्रॉस वाली, तो डी का स्क्वायर माइनस R2 प्लस R1 का स्क्वायर और इसका अंडररूट। आई बात समझ में इतनी। ये दोनों फॉर्मूले लिख लेना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। इतना हो गया, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन भी 10% बच्चों ने करा है। अब इसमें कह रहा मोहन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपये की धनराशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल धनराशि के भुगतान के लिए इतने रुपये चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया धनराशि का भुगतान करता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है,
तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करता है। इंग्लिश में पढ़ लो। मोहन बोरोज ए सम ऑफ 4,22,092 एट द रेट ऑफ 20% per annum simple interest. At the end of the first year, he repays 21,679 towards the return of principal amount borrowed. If Mohan clears all pending dues at the end of the second year, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay in rupees at the end of the second year? अच्छा, इसमें कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसने क्या करा है कि इतने रुपए 4,22,092 ले लिए, 20% के ब्याज पे लिए साल के हिसाब से, और 2 साल तक उसने रखे। लेकिन उसने पहले साल में 21,679 रुपये जो है वो दे दिए। 21,679 रुपये जो बीच में हम पैसे देते हैं वो हमारा मूल से माइनस होता है। अभी कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में वो सारे पैसे दे रहा है, जो उसने पैसे लिए थे वे भी, जो ब्याज हुआ है उस पर वो भी पैसे दे रहा है। तो वो कितने रुपए देगा? सिंपल सी इतनी बात पूछी है इसने। अब इसमें क्या करेंगे ऐसे वाले क्वेश्चन में कि हम जो हमने मूल लिया है उसका जो 2 साल का है तो दोनों साल का हम निकाल लेंगे। जैसे 4,22,092 रुपये हैं और इसका 20% है हमारा 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट 40% हो जाएगा, तो 40/100। तो ये हमारा हो गया मूल का इंटरेस्ट। ये हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट, जो टोटल इंटरेस्ट है। ये प्लस हमारा जो मूल है, तो मूल हमारा कितना है? 4,22,092 रुपये। या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ 4,42,092 रुपये, 92 रुपये का 140% करके भी मैं लिख सकता था इसका, क्योंकि 100% और 40% ब्याज, तो टोटल कितना हो गया? 140% हो गया। आई बात समझ में? पर इस तरीके से तुम लिख लो कि मूल प्लस मूल का ब्याज, लेकिन इसमें से माइनस होगी। माइनस क्या होगा? एक तो 21,679 रुपये उसने दे दिए, 21,679 रुपये उसने 1 साल पहले दे दिए, और जब हमने 2 साल का ब्याज काउंट जो कर लिया है इस पे, तो उनमें हमने 21,679 रुपये जो मैंने दे दिए 1 साल पहले, तो उसका ब्याज भी काउंट हो गया है। उसका ब्याज भी काउंट हो गया है ना 20% के हिसाब से। तो मैं 1 साल का ब्याज जो है, एक तो ये अमाउंट जो मैंने पहले दे दिया है ये मैं दोबारा कर दूंगा, और जो अमाउंट मैंने दे दिया है उसका ब्याज क्यों भरूंगा? तो उसका ब्याज मैं नहीं भरूंगा ना, तो उसका ब्याज भी माइनस होगा। तो 21,679 का कितना? 20%। ये जो है इसमें से माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। जैसे 0 से 0 जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 नम 36, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये ब्याज हो गया, और ये इसका n हो गया। और इसमें कितना होगा? 0 से 0 कट जाएगा, 2 नम 18, 2 7 14 15, 2 6 12 13, 2 1 2 3, 2 दूनी 4, यो इसका ब्याज हो गया। अब ये टोटल कितना आएगा? तो 0.8, 6 2 8, 3 9 12, 8 9 8 0, 6 2 9 5, ये इतना आ गया है हमारा। इतना आ गया, इतना हमारा मूल वाला आया है। अब इसमें से माइनस होगा, कितना होगा? तो 0.8, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 9 14, 3 मतलब 4 और 7 11, 4 और 6 0, और 5 और 1 6, और 2, इतना माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो 0.8 0 हो जाएगा, और 8 में 4 गए तो 4, 8 में 4 गए तो 4, यूनिट डिजिट हमारा 4 आ गया। बाकी भी सोल्व कर सकते हो और देखेंगे यूनिट डिजिट किस में, तो एक ही ऑप्शन में 4 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में इतनी? क्या करा हमने? पहला हमने जो बोरो करा था, जो हमने पैसा बोरो करा था, वो जो उसमें हमने ब्याज जोड़ दिया उसका कि हमने 2 साल का कितना ब्याज हुआ, तो हमारा पूरा पैसा आ गया। लेकिन 1 साल पहले मैंने कुछ पैसे दे दिए थे तो वो माइनस करूंगा, और 1 साल पैसे जो मैंने पहले दिए थे उस पर भी तो जो ब्याज इसने जोड़ दिया है इसमें, तो वो भी माइनस करूंगा। अब तुमने 100 रुपये किससे ले लिए ब्याज पे, वो मान लो 120 रुपये हो गए, और तुमने 1 साल बाद जो है 50 रुपये उसको लौटा दिए। अब वो 120 पे वो 100 रुपये पे ब्याज जोड़े, तो 100 रुपये तो ब्याज तुम मना करो, वही 100 रुपये पे क्या जोड़ दी तुमने? भाई 50 रुपये माइनस कर, 50 रुपये जो है उस पर जो ब्याज लगा दे वो माइनस कर, तो सारे पैसे वो जो तुमने पैसे दे दिए उसका ब्याज तुम क्यों दोगे? तो वही काम इसमें हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी घुमा के है, बस इतना ही हुआ है कि थोड़ी लैंग्वेज ट्विस्ट कर दी इसकी। ये वाला क्वेश्चन आ गया है ना समझ में?
इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब 42 का और देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये कह रहा है किस छात्र ने सभी विषयों में मिलाकर 79% अंक प्राप्त करे हैं 100 में से। तो 100 में से 65। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो हम ऑप्शन देख लेंगे। सुमित, मोहित, रोहित और तरुण, चार नाम है और इसमें कितने, 1 2 3 4 5। तो मैं 5 तो चेक करूंगा नहीं, 4 चेक करूंगा। ठीक है। अब पहली बात क्या है, ये तरुण है, सबसे ऊपर तरुण है, तरुण चेक करेंगे। अब जैसे ये एवरेज वाला क्वेश्चन मान लो, जैसे 65, 80, 75, 85 और 90, और 79 मेरा एवरेज है। 79 मेरा एवरेज है भाई, 100 में से है तो 79% अंक प्राप्त करने हैं मुझे सबको मिला के, तो ये एवरेज ही तो हो गया 79। तो अब मैं 79 मैंने बेस मान लिया, तो 65 79 से कितना कम है, तो माइनस का 14। 80 कितना कम है, तो प्लस का 1, 80 एक ज़्यादा है उससे। 75 कितना कम है, तो माइनस के 4। और 85 कितना ज़्यादा है, तो प्लस के 6। और 90 कितना ज़्यादा है, तो प्लस के 11। तो जोड़ के देखो, 14 14, 14 4 18, और 1 6 7 प्लस 18, 18 से 18 करेगा कितना होता है, जीरो। अगर जीरो है तो 79% है, और अगर कुछ आता तो उसको हम 1 2 3 4 5 5 से भाग करते, उसके बाद में जो आता है उसको प्लस या माइनस करते। अगर माइनस होता तो माइनस करते, प्लस होता तो प्लस करते। तो हमारा तरुण के ही हमारा जो है इस तरीके से बेस मान के, और हमने एवरेज निकाला तो हमारा जीरो आ गया। तो मतलब हमारा क्या है, तरुण के 79% नंबर हैं। आई बात समझ में। इस तरीके से करो जल्दी हो जाएगा। बाकी इन नंबरों को जोड़ो, उसके बाद में 1 2 3 4 5 5 5 से भाग करो तब भी हो जाएगा। जैसे 65 और 75 है, तो 7 दूनी 140, वो 7 दूनी 14, 140, 140 और 80, 220, 220 और 90, 220 90 310, 310 और 395। 395 आ गया, और बटे में 500 और गुणा में 100। इससे भी हो जाएगा, दो जो कट जाएगा, 5 से काटूंगा, 5 7 35, 5 9 45। तो 79% यहाँ से भी आ गया। इनको जोड़ के अगर मैं निकालूंगा तब भी हो जाएगा। फिलहाल इससे करोगे तो जल्दी हो जाएगा और आगे के लिए काम आएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, बाकी तो कोई क्वेश्चन ऐसे कुछ खास है नहीं। ठीक है भाई। बाकी लियो मौज, यही करेंगे। पहले मॉक देंगे सोमवार से शुक्रवार तक, और शनिवार और रविवार में लाइव मॉक देंगे। कोशिश करेंगे जल्दी क्वेश्चन हो जाए, और अगर एनालाइज का टाइम मिलता तो एनालाइज करके भी मैं डाल दूंगा। आज एनालाइज नहीं करा था क्योंकि मैंने उसी में बहुत अच्छे से समझा दिया था, लेकिन एनालाइज करना पड़ा क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं आई मेरी पहले वीडियो में, जो जब मैंने मॉक दिया है। तो बाकी जय हिंद जय भारत भैया, लगे रहो। 2024 में जो हुआ है हो गया है, अब क्या करा जाए। कोर्ट केस भी होगा तो मुझे लगता नहीं एसएससी कहीं से कहीं तक दबेगी। तो 2025 की तैयारी करो सभी लोग। बाकी भाई जय हिंद जय भारत।